हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। हमारा सब्जेक्ट क्या है? इतिहास। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के बारे में बताते हैं कि इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? इतिहास के विषय के बारे में जानना। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? इतिहास। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। तो ठीक है दोस्तों, इतिहास क्या है? इतिहास अनुक्रमिक कथा है। किसकी? अतीत में किए गए मानव प्रयास की। ठीक है, अतीत में किए गए मानव प्रयास की जो कथा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि इतिहास के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके इतिहास के आवश्यक अंग है अतीत, सभ्य युग, मानव प्रयास, घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जो इतिहास के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। तो अतीत, जो हमारे अतीत में हुआ था, राइट। अब देखिए सभ्य युग। सभ्य युग मीन्स मान लीजिए सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जो भी सभ्यता की खोज हुई है उसको बोलते हैं सभ्य युग। मानव प्रयास, देखिए मानव प्रयास मीन्स मानव ने बहुत सारे औजार का खोज किया, मान लीजिए। फिर देखिए उन्होंने बहुत सारे खोज किए, तो उसको बोलते हैं उनके विषय में जो भी चीज़ की गई है उसको बोलते हैं मानव प्रयास। घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार, देखिए घटनाएं बहुत सारे घटित, इतिहास में घटनाएं बहुत सारी घटित हुई हैं। मान लीजिए एक तरह से समझा जाए तो इतिहास जो है घटनाओं का ही अनुक्रमिक प्रसार है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे आवश्यक अंग हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इन दोनों का निष्कर्ष एक लाइन में निकल के आया क्या। चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जो अतीत का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। चलिए देखते हैं, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। पहले हम देखते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या है? इतिहास के विषय में जाना। तो इतिहास के विषय में जानने के लिए फिर से हमको रिपीट करते हैं टॉपिक। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आवश्यक अंग को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, राइट। अब देखते हैं इतिहास के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। अतीत, सभ्य युग, ठीक है, मानव प्रयास और घटनाओं का क्रमबद्ध। ये सब क्या है? ये सब हमारे अतीत के इतिहास के आवश्यक अंग है। अब देखिए इन जो दोनों पॉइंट है इसका निष्कर्ष एक लाइन में निकल के आया। वो निष्कर्ष क्या निकल के आया? ध्यान से सुनिए कि अतीत का अध्ययन, ठीक है, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और समझाते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कैसे हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। तो हमारे 3 पार्ट हैं। तो देखिए पहला क्या है हमारा है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्या हमारा है? प्रागैतिहासिक काल, राइट। अब देखते हैं दूसरा क्या हमारा है? आद्र ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है? ऐतिहासिक काल। ध्यान से देखिए, पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है? आद्र ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल, राइट। ये सब क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, मतलब कैसे हुआ, इन्हीं के माध्यम से हमारा जो इतिहास है उसका विकास हुआ। तो पहले किससे हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या हमारा है? आद्र ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या है हमारा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब सबसे पहले वाले पॉइंट पे आते हैं। पहला वाला पॉइंट हमारा क्या है? प्रागैतिहासिक काल, राइट दोस्तों। चलिए हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए हम आते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में, राइट दोस्तों। ठीक है, फिर हम अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? देखिए पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें दिया है? पहला क्या था हमारा? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक, ध्यान से, लिखित जो साक्ष्य है
वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपका जो पुरातात्विक साक्ष्य ना ये उपलब्ध है किस काल में, ये प्रागैतिहासिक काल में। राइट दोस्तों, चलिए अब इसको हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो हमारा उदाहरण क्या है, पाषाण काल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टोन एज, इसको बोलते हैं हम स्टोन एज। राइट दोस्तों, अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं पाषाण काल को। उसमें आते हैं कितने काल उसमें आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब इसकी टाइमिंग देख लीजिए आप, इसकी टाइमिंग क्या है, लाखों वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, लाखों वर्ष मान लीजिए जब से शुरुआत हुआ था, इसका जब प्रारंभ हुआ था लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये किसका टाइमिंग है, ये पूरा पाषाण काल का टाइमिंग है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसकी टाइमिंग देखते हैं हम, मध्य पाषाण काल की टाइमिंग, इसकी टाइमिंग देखिए 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, पहले हमने क्या देखा था, पूरा पाषाण काल, इसकी टाइमिंग क्या थी, लाख वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर हमने दूसरा देखा, दूसरा हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल, इसकी टाइमिंग क्या है, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, नवपाषाण काल। ठीक है, अब इसकी टाइमिंग देख लेते हैं हम, नवपाषाण काल की टाइमिंग, नवपाषाण काल की टाइमिंग क्या है हमारा है, 6,000 ईस्वी पूर्व के बाद तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6,000 ईस्वी पूर्व के बाद तक का जो समय है वो हम क्या कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला हमारा क्या है, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इसकी टाइमिंग देख लेते हैं हम, इसकी टाइमिंग क्या है, 3500 ईस्वी पूर्व के पश्चात। ठीक है, 3500 ईस्वी पूर्व के पश्चात हमारा क्या है, ये हमारा ताम्रपाषाण काल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। हाँ, एक बात और कहना चाह रही हूँ कि आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है वो हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, फिर हम आपसे अगले नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलते हैं और इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम। अब हम आते हैं, दूसरा हमारा क्या है, आद्र ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक, पहले हमने पढ़ लिया प्रागैतिहासिक काल के बारे में, उसमें क्या था, उसमें ये था कि मतलब लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध थे और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। उदाहरण के तौर पे हमने क्या लिया था, उदाहरण के तौर पे हमने लिया था पाषाण युग यानी स्टोन एज को लिया था। उसके अकॉर्डिंग कितने काल आते हैं, तो वो आपने देखा ही था, पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नवपाषाण काल आता है और क्या आता है, ताम्रपाषाण काल आता है। फिर हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, आद्र ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको आद्र ऐतिहासिक काल के बारे में बताते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध। राइट दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, लिखित साक्ष्य क्या है, इसमें उपलब्ध है। ठीक है, परंतु देखिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध परंतु अभी तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन जो लिपि है ना वो अभी तक प्रेजेंट में टाइम तक भी अभी तक वो पढ़ी नहीं जा चुकी है, नहीं पढ़ी नहीं जा सकी है। राइट दोस्तों, अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, और क्या लेते हैं हम दोस्तों, वैदिक संस्कृत। फिर हम रिपीट करते हैं, हमारा पॉइंट क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या है, ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध परंतु जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। राइट दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, तो हम उदाहरण के तौर पर क्या लेते हैं, सिंधु सभ्यता। राइट, और क्या है, वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा है, सिंधु सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। राइट, अब देखते हैं कांसा यानी ब्रॉन्ज, हड़प्पन, ये सब क्या है, ये सब आद्र ऐतिहासिक काल के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हमने क्या अभी तक 2 पॉइंट कंप्लीट किया। पहला पॉइंट हमारा क्या था, प्रागैतिहासिक काल। ठीक, और फिर दूसरा क्या था, आद्र ऐतिहासिक काल। फिर हम तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ऐतिहासिक काल। अब देखिए इसमें देखिए
इसमें देखिए पुरातात्विक एवं, राइट दोस्तों, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। किसमें? ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में क्या उपलब्ध है? पुरातात्विक भी और साहित्यिक दोनों जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हैं। किस काल में? ये ऐतिहासिक काल में, राइट दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है? यह काल पुरातात्विक, ठीक है दोस्तों, यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट ये था कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, राइट दोस्तों। और दूसरा हमारा क्या है? यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग 4 काल दिए हुए हैं। तो पहला हमारा क्या है? कौन से टाइमिंग है? एंशिएंट काल। एंशिएंट मतलब प्राचीन काल। पहला हमारा क्या है? प्राचीन काल, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा? मध्यकाल। देखिए पहला क्या है? प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड। दूसरा क्या है? मध्यकाल, मिडाइवल पीरियड। और तीसरा क्या हमारा है? आधुनिक काल, ठीक है, मॉडर्न पीरियड। और चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा विश्व यानी वर्ल्ड है, ठीक है। ये चारों किसके अकॉर्डिंग आती हैं? ऐतिहासिक काल के अकॉर्डिंग। ऐतिहासिक काल को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य क्या है? उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। कहने का मतलब ये है कि इसी काल में ही विदेश के जो यात्री थे, ठीक है, विदेश यात्री बहुत सारे आए थे, इसी काल में आए थे। कहाँ पे? भारत में, ठीक है दोस्तों, इसी काल में आए थे, इसलिए कि विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग 4 काल हमने बता दिया, दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों फिर हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। अब देखिए अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल पे, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल पर। तो देखिए पहला हमारा क्या दिया हुआ है? पहला हमारा दिया हुआ है निम्न पूरा पाषाण काल, राइट दोस्तों। अब हमारा टॉपिक क्या है? पाषाण काल, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए 3 टॉपिक दिए गए हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल। इसका टाइमिंग देख लीजिए आप। इसका टाइमिंग क्या है? प्रारंभ से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक, राइट। प्रारंभ से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसकी टाइमिंग देख लीजिए आप, 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। अब फिर तीसरा देख लीजिए। तीसरा हमारा क्या है? उच्च पूरा पाषाण काल। इसकी टाइमिंग देख लीजिए। इसकी टाइमिंग दिया हुआ है 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। मेरा टॉपिक क्या था? पाषाण काल। इसके अकॉर्डिंग 3 काल्स दिए हुए। कौन कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल, इसकी टाइमिंग प्रारंभ से लेकर 1 लाख ईस्वी पूर्व तक। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल, 1 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा ये है उच्च पूरा पाषाण काल, यानी 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर अगर नहीं भी समझ में तो आप बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम नोट में आते हैं। तो नोट में हमारा क्या है? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है दोस्तों। अब जानिए आप कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं। देखिए बार बार इतिहास में आएगा पुरातात्विक स्रोत, इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं बार बार चीज़ें आती रहेंगी। जब इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि पुरातात्विक स्रोत होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत ये होता है अभिलेख, राइट दोस्तों। अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं मुहरे, ये सब क्या है आपके? ये सब पुरातात्विक हैं, ठीक है। ये सब पुरातात्विक हमारे स्रोत हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या चीज़ था पहले?
अभिलेख था, राइट। और अभिलेख, स्मारक, भवने, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये और क्या है लास्ट में, मुहरे, ये सब क्या है, ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं। यानी इससे पता लगाया जा सकता है पुरातात्विक स्रोत के बारे में, राइट दोस्तों। अब हमारा देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, पाषाण काल, राइट दोस्तों, पाषाण काल। तो इसको देख लेते हैं हम स्टोन एज को। तो देखते हैं हम, वह समय, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वह समय, राइट, जब मानव, वह समय जब मानव पत्थर के, किसके, पत्थर के औजार, राइट, पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग, ठीक है, करता था। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, वह समय क्या कहलाता था, वह समय हमारा पाषाण काल कहलाता था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से कि जब मानव पत्थर के औजार बनाना सीखा या उसका उपयोग करना सीखा, वही काल हमारा क्या कहलाता है, वही काल हमारा स्टोन एज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले पॉइंट को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप लोग के लिए बहुत अच्छा ये है, ध्यान से सुनिएगा कि भारत में सर्वप्रथम, ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1863 या 64, कहीं के 1863 दे दिया है, कहीं के 64, इसलिए मैंने दोनों वहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, 1863 या 64 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन, राइट दोस्तों, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी ना। यानी फिर से सुन लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम 1863 या 64 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए इसकी टाइमिंग क्या है, लाखों वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, लाखों वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसके देखिए इसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए हम आपको इस पॉइंट के बारे में बताते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि यह इतिहास का, ठीक है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, राइट दोस्तों। कौन सा, मान लीजिए कोई पूछे आपसे कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कौन था, तो पूरा पाषाण काल था, राइट दोस्तों। अब देखिए इस समय के मानव को, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक, कंसंट्रेट योर माइंड, ऑल दिस लिसन टू स्टूडेंट एंड एनी पर्सन। इसमें क्या है कि इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है, राइट दोस्तों। देखिए ध्यान सुनिए कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इसी समय के मानव को, इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, इस समय मानव के जीवन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, जो आदि मानव थे उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ये था, जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। ठीक है, देखिए जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसी समय मानव को आदि मानव कहा जाता था और जो आदि मानव के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ये था सिर्फ जानवरों के भांति पेट भरना था। ठीक है, फिर आपको अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है कि इस समय यानी पूरा पाषाण काल में, ठीक है, इस समय के मानव की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आग की खोज किस काल में हुआ था, तो आग की खोज किस काल में हुआ था, यानी पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट मैंने समझा दिया। पहला पॉइंट ये था कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जानवरों की भांति ही पेट भरना था। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इस काल में यानी इस समय में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सबसे बड़ी उपलब्धि
ये थी आग की खोज करना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको अगले तीसरे पॉइंट पर आते हैं, समझाते हैं हम। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल, ठीक है, पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है, ध्यान सुनिए कि इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे और इसी समय मानव ने चित्रकारी भी प्रारंभ किया। राइट, देखिए यहाँ से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला देखिए कि जो बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल मतलब कौन से काम के लिए करते थे, यानी वो शिकार करने के लिए करते थे। फिर उन्होंने चित्रकारी भी करना सीखा इसी काल में। तो किस काल में, देखिए पूरा पाषाण काल में। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आग का खोज किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। चित्रकारी करना कब प्रारंभ किया, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और आदि मानव किस काल में कहे जाते थे, जो वहाँ के मानव थे ये भी पूरा पाषाण काल में कहे जाते थे। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट हम आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, भीमबेटका। ठीक, भीमबेटका गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। राइट, अब देखिए जो भीमबेटका थी उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो पूरा पाषाण काल के चित्र। राइट दोस्तों, चित्र देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल। ठीक है, दूसरा हमारा देख लीजिए मध्य पाषाण काल। इसकी टाइमिंग क्या है, 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए इसमें भी इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए हम पहले पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट्स हमारा क्या है कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान सुनिए कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने दिया था। किस काल के बारे में, यानी मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय था, यानी जो पूरा पाषाण काल था ना उसके बाद मध्य पाषाण काल आया। बस आप ये समझिए। ठीक है, अब देखिए इस समय के हथियार क्या थे, छोटे आकार के थे। समझ में आ रहा है कि इस समय के जो हथियार थे वो छोटे आकार के थे। ठीक, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल में औजार छोटे आकार के थे और उन्हें क्या कहा जाता था, तो हमारा आंसर रहेगा कि मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो छोटे आकार के थे और उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको अगला पॉइंट समझाती हूँ। चलिए दोस्तों हम आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस समय, ठीक है दोस्तों, इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य, ठीक है दोस्तों, जो मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि। ध्यान सुनिएगा, अंत्येष्टि मीन्स क्या होता है, अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि का कार्यक्रम था। ठीक है, अब एक बार और रिपीट करते हैं। इस समय की मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार था। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इस काल में कश्मीर के बुर्जोम, देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि बुर्ज होम से मानव के साथ साथ, ठीक है दोस्तों, मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये कहाँ, कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला पॉइंट आपको समझाते हैं। इसी काल में मतलब मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर, ठीक है, मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा से
प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए ध्यान से सुनिए क्या है कि इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनाहा तथा मधार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहले क्या था कि इसकी जानकारी कार्ल लाइल ने दिया था, और इस समय के जो हथियार थे छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। और तीसरा क्या है, इनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि सबसे प्रमुख कार्य क्या था, अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार का कार्य था। और चौथा क्या है कि मतलब कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भी मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। और देखिए चौथा हमारा क्या था, चौथा ये था कि इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनाहार मधार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। देखिए अब हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा हमारा क्या है, नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंतर्गत भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों हम पहले पॉइंट्स के बारे में आपको बताते हैं। पहला पॉइंट्स हमारा क्या है कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो सर जॉन लुबाक ने इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया था। ठीक है दोस्तों, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो इसको आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, सर जॉन लुबाक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये दिया है कि इस काल में मानव ने अस्थाई आवास मीन्स क्या होता है, घर, मतलब रहने का स्थान बना लिया था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ कृषि, ठीक है, कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। जब उन्होंने घर बनाया, घर बनाने के बाद कृषि का भी कार्य किया। कृषि के जब कार्य किए तो उन्हें आवश्यकता किसकी पड़ गई, पशुपालन की, क्योंकि देखिए उस टाइम में ट्रैक्टर तो था नहीं, ना ही ट्रैक्टर था ना ही कुछ और था। उस टाइम में वही एकमात्र जो थे, मान लीजिए उनके साधन थे, कौन, पशु, इसलिए उन्होंने पशुपालन का भी कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि मानव ने इस काल में पहिया, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका मीन्स क्या होता है, घड़ा, मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका का भी खोज की। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि कर्नाटक के मैसूर के पास, ठीक है, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल, ठीक है, पुरा स्थल मीन्स पुराना स्थल, ठीक है, से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ध्यान से उसको सुनिएगा कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये कर्नाटक के मैसूर यानी संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और चौथा देखिए, चौथा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था, तो मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, पहले फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि देखिए इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि इसी काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया, साथ ही कृषि का कार्य करना शुरू कर दिया और पशुपालन भी शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, और फिर देखते हैं कि इसी काल में मानव ने पहिया और मनका का भी खोज किया था। ठीक है, और चौथा क्या है कि मैसूर के संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और चौथा हमारा क्या है कि मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है, अब देखिए मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। हमारा चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ताम्र पाषाण काल, इसकी टाइमिंग क्या है, 3500 ईस्वी पूर्व के पश्चात। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए हम पहले पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो ताम्र पाषाण काल है ये क्या था कि ये पाषाण काल का सबसे लास्ट टाइम था। ठीक है, अब देखिए इस समय तांबे की खोज हुई थी, राइट दोस्तों, ताम्र मिस तांबा, यानी इसी टाइम में ताम्र पाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को
कि यह पाषाण काल का अंतिम समय था, राइट। और इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि इसी समय औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी समय औद्योगिकीकरण का जो विकसित रूप है आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये हमें मिलता है सिंधु सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जो ताम्रपाषाण के लोग थे ना, ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, यानी मतलब गांव में रहते थे, यानी समुदाय बनाकर रहते थे। समुदाय में जैसे कि गांव का जो घर होता है पास पास में ऐसे रहता है, उसको समुदाय बोलते हैं। तो यानी ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। ठीक है, और यहाँ के लोग विशेषकर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लोग विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ताम्रपाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे और वो किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका आंसर ये होगा कि ताम्रपाषाण काल के लोग ग्रामीण में समुदाय बनाकर रहते थे और वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे एक क्वेश्चन ये बन रहा था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम आपको अगले पॉइंट पर ले चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि ताम्रपाषाण काल के लोग, ध्यान दीजिएगा, जो लोग थे लिखने की कला को नहीं जानते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो लिखने की कला को नहीं जानते थे और न ही वो नगरों में रहते थे। अभी मैंने इसके ऊपर वाले पॉइंट में समझाया था, वो कहाँ रहते थे? वो ग्रामीण में समुदाय बनाकर रहते थे। ठीक है, वो देखिए ये ताम्रपाषाण के लोग लिखने की कला को नहीं जानते थे और न ही वो नगरों में रहते थे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको? अब अगला देख लेते हैं हम। अगला हमारा क्या पॉइंट है कि इनाम गाँव, यहाँ से ज़्यादा एक क्वेश्चन बनता है इनाम गाँव से। ध्यान दीजिएगा, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जो इनाम गांव थी ये ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा भी नहीं भी, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए क्या है, चित्रित तो समझ में आ रहा होगा ना, चित्रित यानी चित्र बना हुआ। मृद भांड, ठीक है दोस्तों, मृद भांड का सबसे पहले इस्तेमाल, ठीक है दोस्तों, मृद भांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण युग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि चित्रित मृद भांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण युग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ देखिए दोस्तों कि मानव द्वारा, राइट, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तांबा थी। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, देखिए ये पाषाण काल का अंतिम समय था, इस समय तांबे की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि इस समय की औद्योगिकीकरण का विकसित रूप हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा क्या है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण में समुदाय बनाकर रहते थे और वो मातृ देवी की पूजा करते थे। चौथा हमारा पॉइंट क्या है कि ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वो नगरों में रहते थे। ठीक है दोस्तों, चौथा हमारा क्या है कि इनाम गांव, ठीक है दोस्तों, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्या है कि चित्रित मृद भांड का सबसे पहले इस्तेमाल या प्रयोग इसी काल में यानी ताम्रपाषाण काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और देखिए अगला क्या हमारा है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। तो हम नोट पे आते हैं। अपने नोट पे देखिए क्या है हमारा पहला पॉइंट हमारा क्या है कि मेहरगढ़। अब कितने लोग इसके बारे में जानते होंगे? जो लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस मेहरगढ़ के बारे में। तो देखिए हमारा क्या पहला है नोट में, मेहरगढ़। ठीक, अब देखिए यह पाकिस्तान के, ठीक है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान, ठीक है, और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से जौ
एवं गेहूं मिले थे। ठीक है, अब एक बार फिर हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, राइट। और यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य यानी गेहूं और जौ मिली थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेहरगढ़ में क्या प्राप्त हुए थे या क्या मिली थी। तो कृषि के साक्ष्य मिले थे और गेहूं और जौ मिले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बुरझूम। ठीक है, अब देखिए यह कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, यानी बुरझूम कहाँ पर अवस्थित है, ये कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ गार्तावास का प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गार्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से, बुरझूम से। तो बुरझूम कहाँ अवस्थित है, ये कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं, तो यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, गुफ कराल, राइट दोस्तों। देखिए गुफ कराल, यहाँ से मृद भांड, ठीक है दोस्तों, मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मृद भांड का पहला प्रमाण आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें गुफ कराल का भी नाम होगा, यानी गुफ कराल से ही हमें मृद भांड का पहला जो भी है साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम मृद भांड के अर्थ को जान लेते। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि मृद भांड, मृद भांड। कितने लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या बता रही हैं, क्या नहीं बता रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मृद भांड का अर्थ क्या होता है। तो मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे कि मृद भांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, चौथा, कोल्डी हवा। ठीक, अब देखिए कोल्डी हवा में क्या दिया है कि यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाट में, ठीक है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाट में स्थित है। ठीक, यहाँ पर चावल का, कहाँ पर, यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है, वो भी कब, 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब ये ऐसे पूछता है क्वेश्चन में कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम अगले पॉइंट को आपको समझाते। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि चिरांद। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण यानी हड्डी से बने औजार हमें प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से बने औजार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये चिरांद से प्राप्त हुए। और चिरांद कहाँ है, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अगला हम छठवां पॉइंट हमको समझाते हैं। छठवां पॉइंट हमारा क्या है कि लेहुरा दे। ठीक है, देखिए यहाँ से नवीनतम, ठीक है दोस्तों, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला क्या था, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में क्या था, बस प्राचीनतम साक्ष्य था ना, देखिए प्राचीनतम साक्ष्य था यानी 600 ईस्वी पूर्व। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन, कंफ्यूज मत होइएगा, नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का जो साक्ष्य था, टाइमिंग देख लीजिए, 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व तक यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट हमारा क्या है, दमदमा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से एक ही कब्र से, ठीक है, देखिए एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, यानी एक ही गड्ढे में 3 मानव को दफनाया गया था। तो ये कहाँ आपको मिला है, ये दमदमा से मिला है। ठीक है दोस्तों, पहला देखिए अब फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कृषि के लिए, जौ और गेहूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या मिले थे, जौ और गेहूं। दूसरा हमारा क्या था, ये बुरझूम था, ये कश्मीर में अवस्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जो मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये बुरझूम से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गुफ कराल क्या है, यहाँ से मृदभांड का पहला जो प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, मृदभांड का अर्थ क्या होता है, मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। और कोल्डी हवा क्या है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाट में स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हमें 600 ईस्वी पूर्व से मिले हैं। ठीक है, अब देखिए चिरांद, चिरांद क्या है, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों, यहाँ से प्रचुर मात्रा में आपको हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, अब देखिए छठवां क्या हमारा है, छठवां हमारा है लेहुरा दे। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य टाइमिंग क्या है, 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, दमदमा। यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। अब देखिए, ये देखिए हमारा क्या है, युग है। ठीक है, और ये देखिए स्थान है। ठीक, और ये प्रमुख साक्ष्य, मतलब ये युग था हमारा, इस युग में, और ये स्थानों के नाम दे दिया है। और यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य, मतलब कैसे पता चलेगा कि इस स्थान पर ये चीज़ हमें मिली हुई। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पल्लोरामन। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रमुख साक्ष्य क्या है, ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 या 1864 ईस्वी में यहाँ पूरा पाषाणकालीन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि जो पल्लोरामन है कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहाँ देखिए ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 या 64 ईस्वी में यहाँ से पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, बेलन घाट। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार हमें बेलन घाट से प्राप्त हुआ। बेलन घाट कहाँ पर है, मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तीसरा हमारा क्या है, बोरी यानी मुंबई। ठीक है, यहाँ देखिए क्या, कुल्हाड़ी, राइट दोस्तों, कुल्हाड़ी खंडक ब्रैकेट में चौपर, यानी खंडक को चौपर भी कहते हैं, के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य। ठीक है, कुल्हाड़ी और खंडक का जो उपयोग सबसे पहले किया गया था वो कहाँ किया गया था, यानी बोरी में यानी मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है सोहन घाटी। अब देखिए सोहन घाट कहाँ पड़ता है, सोहन घाट पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं हम क्या मिला है, यहाँ से चौपर, ठीक है, और चॉम्पिंग मिला है, चौपर और चॉम्पिंग मिला है। ठीक है, अब आपको बता दें चौपर क्या होता है और चॉम्पिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चौपर देखिए, चौपिंग संस्कृति दिखाई देती है या दिखाई पड़ती है कहाँ पर, तो ये सोहन घाटी में। ठीक है, सोहन घाटी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चॉपर होता क्या है, चॉपर एक तरफा धार वाला उपकरण है। ठीक है दोस्तों, एक तरफा धार वाला उपकरण, ध्यान दीजिएगा। और देखिए चॉपिंग क्या है, ये हमारा दोहरी धार वाला काटने का औजार है। देखिए पहले ध्यान दीजिए, चॉपर एक तरफा धार वाला है। ठीक है, और हमारा चॉपिंग क्या है, दोहरी धार वाला काटने वाला औजार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका यानी ये कहाँ पर है, ये भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया था कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला देखते हैं कि चौतरा यानी मंडी हिमाचल प्रदेश, इसके जो प्रमुख साक्ष्य है देखिए, ये सोहन संस्कृति से संबंधित है। सोहन संस्कृति से कौन से संबंधित है, ये चौतरा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, हम किस में आएंगे, मध्य पाषाण काल में। अब देखिए इसके स्थान है और प्रमुख साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पहले देखते हैं हम बागौर यानी भीलवाड़ा, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके प्रमुख साक्ष्य को हम देख लेते हैं। इसका प्रमुख साक्ष्य देखिए, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है कौन, भागौर, ये कहाँ पर, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है, यानी राजस्थान में पड़ता है। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये हमें बागौर से मिले। ठीक है, अब हम आते दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या है, सराय नाहर राय, ये कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए, देखिए कि शवों को आवासीय क्षेत्र में यानी घरों में, राइट दोस्तों, शवों को आवासीय क्षेत्र में दफनाने का साक्ष्य।
ठीक, ध्यान दीजिएगा। जो शव थे उनको आवासीय यानी घरों में दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें प्राप्त हुआ है सराय नाहर राय। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आते हैं महदहा या दमदमा। ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसको ध्यान दीजिए। इसके जो प्रमुख साक्ष्य है ये क्या है कि पुरुष और स्त्री, ठीक है दोस्तों, पुरुष और स्त्री के दोहरा संधान के साक्ष्य, यानी पुरुष और स्त्री को दोनों के दफनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? बुर्ज होम। ठीक है, अगले हम आते हैं। अगला हमारा क्या है? बुर्ज होम। ये कहाँ पर है? ये श्रीनगर, ठीक है, यानी कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गार्तावास। ठीक है, मैंने इस चीज़ को पहले भी आपको रिपीट करवाया था, बताया भी था कि गार्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। मुझे लगता है आपको जहाँ तक याद हो गया होगा कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गार्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं गुफ करार। ठीक है, अब देखिए कहाँ है पे? पुलवामा, जम्मू कश्मीर। यहाँ के प्रमुख साक्ष्य को हम देख लेते हैं। यहाँ का प्रमुख साक्ष्य कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ के लोग कृषि, राइट, कृषि और क्या, और पशुपालन दोनों कार्य करते। ध्यान दीजिएगा, कहाँ, यहाँ तो क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे? तो कहाँ के लोग? गुफ करार, पुलवामा यानी जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन दोनों का कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं। अगला है हमारा मेहरगढ़। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है, इसके पॉइंट्स हमको देख लेते हैं जो उसके प्रमुख साक्ष्य हैं। तो भारत में, राइट दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम गेहूं, ठीक, और जौ की खेती का जो पहला साक्ष्य हमें मिला है वो कहाँ से मिला? हमें यही मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। क्या? चावल है, गेहूं और जौ। ठीक है दोस्तों, गेहूं और जौ का जो पहला साक्ष्य था, सर्वप्रथम साक्ष्य, हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, आपने तो ये देखा कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हमें प्राप्त हुआ था कि बुर्ज होम यानी कश्मीर से। तो लेकिन मानव के साथ कुत्ते, बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए पहले क्या है कि भारत में, ठीक है, सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य, ठीक, और दूसरा क्या हमारा है? मानव के साथ बकरी दफनाए जाने का भी साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान प्रांत से। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। तो चलिए हमारा ये क्या हमारा आ गया है? नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, इसकी ये स्थान और इसके प्रमुख साक्ष्य। अगला हमारा क्या है? नवपाषाण काल। तो देखिए ये क्या है? चिरांद, ठीक, चिरांद ये कहाँ पड़ता है? छपरा यानी बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रमुख साक्ष्य को हम देख लेते हैं। इसके प्रमुख साक्ष्य क्या है कि भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थान है। ज्ञात स्थान में ये होता है कि सबसे पहले मतलब इस नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हमें चिरांद यानी छपरा बिहार से मिला था। ठीक है दोस्तों, इसके पॉइंट को फिर से हम समझते हैं कि भारत में नवपाषाण काल का जो पहला ज्ञात स्थान मिला था ये हमें मिला था चिरांद, छपरा यानी बिहार में ये स्थित है। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था यानी मिला था। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है? दाजू अली हेडिंग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दाजू अली हेडिंग ये कहाँ पड़ता है? तो ये हमें पड़ता है असम में। ठीक है दोस्तों, अब इसके पॉइंट को हम देख लेते हैं। इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पॉलिश पत्थर के औजार। ठीक है दोस्तों, यानी पत्थर को पॉलिश कर दिया गया था, राइट, यानी पॉलिश पत्थर के औजार और चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी एक अलग तरह की मिट्टी होती है। ठीक है दोस्तों, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य। ध्यान दीजिएगा, यदि कहाँ से? दाजू अली हेडिंग यानी ये कहाँ पड़ता है? असम के। इसके प्रमुख साक्ष्य क्या है कि पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? कोल्डी हवा। ये तो कोल्डी हवा नाम सुनते ही आपको तुरंत याद आ गया होगा क्वेश्चन की चावल का यहाँ से साक्ष्य मिला था। फिर भी हम बता देते हैं आपको इसके प्रमुख साक्ष्य को कि कोल्डी हवा ये कहाँ पे है? इलाहाबाद यानी इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके प्रमुख साक्ष्य क्या है कि 6000 ईस्वी पूर्व, ठीक है दोस्तों, चावल का साक्ष्य, ठीक है,
6000 ईस्वी पूर्व चावल का साक्ष्य। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोल्डी हवा से रिलेटेड क्वेश्चन चावल से ही बनता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए कि हस्त निर्मित मृद भांड, मैंने आपको बताया था मृद भांड होता क्या है, तो मृद भांड मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन, और हस्त निर्मित मीन्स होता है हाथ से बनाया गया। हस्त निर्मित यानी हाथ से बनाया गया मिट्टी का बर्तन तथा निवास के लिए झोपड़ियाँ, ठीक है, तथा निवास के लिए झोपड़ियाँ, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हमें प्राप्त हुई है कोल्डी हवा से, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम देखते हैं अगले पॉइंट को। ये क्या हमारा है, बरुंडी, ठीक है, ये कहाँ पर है, सिंह भूमि झारखंड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये पॉइंट्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, और हमसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। फिर हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।